इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में क्या उन हजारों मुसलमानों की दादरसी होगी जो गुज़श्ता माह के फसादात के बाद से कैंपों में मुकीम हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। मुतासरा खानदान अपने बच्चों और खवातीन की जान की सलामती और उन पर जिनसी हमलों की वजह से अब भी खौफजदा हैं और वापस अपने घरों को जाने के लिए तैयार नहीं। मैं हमारा पीछा करा जी, उन्होंने हमारे कपड़े तक के नोचे जी, हमारे बाल तक के नोच लिए जी, सिरोगे जी। मेरी बच्ची थी जी 4 महीने की, उसको तो जिंदा ही जला दीजिए अंदर घर में जी। ये आज सरबीन का अहम मौजू है जिसका हम तफसील से जायजा लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में ये भी शामिल है। केन्या में शॉपिंग मॉल पर हमला करने वाले अल शबाब के शिद्दत पसंदों की ताज़ा तरीन तस्वीर सामने आने के बाद BBC ने तहकीक करके साबित किया है कि एक शिद्दत पसंद नॉर्वे का मुसलमान शहरी था। इंटरनेट पर मौजूद शिद्दत पसंदों के प्रोपेगेंडा वीडियोस की देखा देखी पाकिस्तानी बच्चों में बंदूक खिलौनों से खेलने के रुझान में इजाफा हो रहा है। माहिरीन ने इसके नफ्सियाती असरात से खबरदार किया है। उन्होंने बोला कि हम जिहाद करते हैं। मैंने कहा किस किस्म की जिहाद करते हो, तो उसने बोला कि हम इससे बल्बों के खिलाफ जिहाद करते हैं, लाइट के खिलाफ। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने कितने कितने लाइट इस पर तोड़े। और मेरा शहर सिलसिले में आज हमारा पड़ाव होगा उस शहर में जो रेगिस्तान में गुलिस्तान की मानंद है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया की शुमारी रियासत उत्तर प्रदेश में मजहबी जुनून तो कुछ ठंडा हुआ है, लेकिन खौफ के बायस जान बचाकर भागने वाले हज़ारों लोग अपने घरों को लौटने को तैयार नहीं हैं। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने सरकारी पाबंदी के बावजूद आज भी मुतासरा इलाकों में रैली मुनक़िद करने का ऐलान किया था, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और गिरफ्तारियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। मुजफ्फरनगर में गुज़श्ता माह के मजहबी फसादात में 50 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। नामानिगार सुहेल हलीम के साथ देखिए कि ये मुतासरीन वापस जाने को क्यों तैयार नहीं। ये खेमे जरूर रंग बिरंगे हैं, लेकिन इनके नीचे बका की जंग लड़ने वालों की जिंदगी में कोई रंग नहीं। यहाँ उम्मीद दम तोड़ रही है। हमारे क्या कसूर था, हम तो अपना थाली गान गुलामी कर रहे थे, तारे बर्तन मांजे थे, पोछे लगाए थे थारे घरों में। इसको इंस्पेक्शन हो चुका। गुजरात में 2002 के मजहबी फसादात के बाद इतने बड़े पैमाने पर पहली मर्तबा जानी और माली नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और शामली के दही इलाकों में ऐसे छोटे बड़े तकरीबन 2 दर्जन कैंप हैं। पनाह गुज़ीनों की तादाद तो हजारों में है, लेकिन कहानी सबकी एक है। हमारे घरों में 11:30 बजे तक का आग लगा दी थी जी, हमारी बकरी बच्चे मतलब सब जला दिए थे जी। हम इनको में छुपे जी, हमारे एक में हमारा पीछा करा जी, उन्होंने हमारे कपड़े तक के नोचे जी, हमारे बाल तक के नोच लिए जी, सिरोगे जी। मेरी बच्ची थी जी 4 महीने की, उसको तो जिंदा ही जला दीजिए अंदर घर में जी। मैंने सोचा मेरे पति ले रहे उसे, पति ने सोचा मैं ले रही उसे, इस धोखे में जी हमारी बच्ची को जला दीजिए जिंदी जी। यहाँ से सिर्फ चंद मील के फासले पर 7 और 8 सितंबर को नफसा नफसी का आलम था। किसी को किसी की खबर नहीं थी। लोग जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर भाग रहे थे। इसका ये नहीं पता या किधर भाग रही है, मुझे ये नहीं पता मैं किधर भाग रहा। इसे अपनी जान की परवाह, मुझे अपनी जान की परवाह। अच्छा जी, वो लड़की पीछे रहेगी, वो लड़की उन्होंने वहीं वही पकड़ ली। वो हाँ जी, बलात्कारी होया जी उसका। पकड़ गया उन्होंने, वो लड़की चिल्लाई भी। फिर हमने पीछे मुड़ के भी देखा तो वो लड़की उन्होंने कितनों ने पकड़ रखी थी। फिर हम वहाँ पर गए नहीं, अगर हम वहाँ जाते तो हम भी मारे जाते। कुछ औरतों ने हिम्मत करके इज्तिमाई रेप के केसेस दर्ज कराए हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि उस दिन किस पैमाने पर जिनसी ज्यादती हुई। हमारी लड़कियों की बेइज्जती करी गई, हमारे सामने एक इस तरफ पाड़ रहा, एक इस तरफ करा, एक बुरा काम कर रहा, जैसा कि हमारे साथ करा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिला इंतजामिया का दावा है कि दर्जनों मुकदमे कायम किए गए हैं। 2 अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रियासती हुकूमत की कोशिश है कि किसी भी तरह अब ये कैंप खत्म कराए जाए, लेकिन हिफाजत की यकीन दहानियों के बावजूद पनाह गुज़ीन अब यहीं अपना घर बार बसा रहे हैं। हम वापसी तो नहीं जा रहे, जब तक कल मार दे हम नहीं जाना चाहते जी।
क्या पता कल भी हमला हो सकता है जी। जब आगे भी हमला होगा, आगे भी और हमारे घरों में आग लगा दीजिए, हमारे घर में सामान नहीं छोड़ा। हमने जो है 80,000 रुपये की चीज़ बनवाई थी जी, पहनने के लिए, घर वाले को पिराएंगे, बालकों को पिराएंगे, वे भी उठा लीजिए मन से। आग दे रखी सब मकानों में, कोई वहाँ कुछ नहीं पड़ा। करीब ही के ईसापुर खरगान गांव में बच्चे तालीम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये जमीन महकमा जंगलात की है और इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की जानिब से इमदाद का सिलसिला अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन मकामी लोग इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में इन बेघर अफराद की मदद कर रहे हैं। इस कैंप में पनाह गुज़ीनों के लिए उन्होंने राशन कार्ड तक बनवा दिए हैं। आस पड़ोस के लोग थे जो मुतासिर नहीं थे, वो भी हमारे कैंप से आकर राशन ले लेते हैं, लेकिन हमने फिर इनको चिन्हित किया कि जो मुतासिर लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको हम सही तरीके से उनका फ़ोटो खींचा जाए और फ़ोटो खींच के उनका राशन कार्ड बनाया जाए, ताकि वही लोग हमारे से राशन लें जिनको सही ज़रूरत है। यहाँ आम तासुर ये है कि इन लोगों के लिए अब अपने घरों को लौटना मुमकिन नहीं होगा। गांव का हर आदमी को जानता है। कोई अगर किसी का नुकसान करता है तो उससे सामने करता है, उसने उसका पता होता है इस बात का कि मेरे सामने मेरे भाई को मारा है, मेरी माँ को मारा है। वो सोचता है या तो मैं मर जाऊँ या इसे मार दूँ। तो ये हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं, भाई हम तो गरीब लोग हैं, हम उनके सामने कैसे लड़ पाए। यहाँ नई जिंदगियों का आगाज भी है और तारीक मुस्तकबिल का खौफ भी। ये लोग अपने घर बार, माजी और मुस्तकबिल सब गंवा कर यहाँ बैठे हैं। इनके घर तो बहुत करीब हैं, लेकिन मंजिल बहुत दूर। सुहेल हलीम, BBC, मलकपुर। समाजी कारकुन शबनम हाशमी और उनकी तंजीम एक्ट नाउ फॉर हार्मनी एंड डेमोक्रेसी मुजफ्फरनगर के फसादात के मुतासरीन की मदद कर रही है। सुहेल हलीम की रिपोर्ट आपने अभी देखी। सुहेल ने ही शबनम हाशमी से बात की और उनसे पूछा कि मुजफ्फरनगर के फसादात आइंदा बरस के पार्लिमानी इंतखाबात में क्या किरदार अदा करेंगे। देखिए, उसमें होता ये है कि इलेक्शन से पहले जितनी कम्युनल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहती हैं सांप्रदायिकता के कार्ड को, और ख़ास तौर से इस बार जब मोदी जैसा एक व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की में पूरी ताकत जुटाए हुए है, तो उसके पास तो एक तो डेवलपमेंट का मंत्र है वो जो बेचने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा कम्युनलिज्म है। उसके ख़ास तौर से अगर हम यूपी की बात करें तो पूरा एक प्लान है किस तरह से पोलराइज करके लोगों को और आपस में लड़वा के उससे वोट खींचने की एक तैयारी है। आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। ये 2002 के बाद पहली मर्तबा है कि मुल्क में किसी कम्युनल राइट में इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। तो डिड दैट सरप्राइज यू? आपको ये हैरत हुई कि आज के ज़माने में भी इतना जानी नुकसान हो सकता है किसी कम्युनल राइट में? नहीं, हैरानी तो नहीं हुई, क्योंकि तैयारी जिस तरह की है मुल्क में, जितना RSS और पूरा संघ परिवार अपना होल्ड कर चुका है ज़मीन पे भी और सारे सेक्शंस में, उसमें वो जब चाहें इससे बड़ा भी कर सकते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, वो जो गुजरात में एक्सपेरिमेंट हुआ वो कहीं भी अप्लाई उसको कर सकते हैं। तो हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि हालात इससे बदतर भी हो सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे मलकपुर जैसे कैंप्स हैं जहां हज़ारों की तादाद में 1 महीने बाद भी लोग पनाह लिए हुए हैं, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या कभी वो अपने घरों को लौट पाएंगे? देखिए, मलकपुर में तकरीबन 138 गांव के लोग हैं, जिसमें 18 गांव तो ऐसे हैं जहां पे इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटीज़ हुई हैं, जहां पे लोगों को मारा भी गया है, गैंग रेप्स भी हुए हैं, घर भी चलाए गए हैं, और जो दहशत का माहौल है वहाँ तो शायद कभी ना लौट पाएँ। लेकिन बाकी गाँव में भी जब तक एक एश्योरेंस ना हो, जब तक सिक्योरिटी ना हो, जब तक लोगों को ये तसल्ली ना हो कि हम वापस जाएंगे तो हमारे पास साथ बदसलूकी नहीं होगी, हमें धमकाया नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, तो लोग वापस कैसे जाएंगे? अच्छा, आप उन ख़वातीन से भी टच में हैं, उनके राब्ते में हैं जिनका कहना यह है कि उनको इज्तिमाई रेप या मास रेप का शिकार बनाया गया, तो कितने केसेस हैं जो आपकी नॉलेज में हैं, आपकी नज़र में आए हैं? मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि लगभग 100 के करीब गैंग रेप तो ज़रूर हुए हैं। बहुत सारी वजहें हैं, डर है, बहुत कुछ है जिसमें, और पूरा कम्युनिटी का एक बहुत जो पैट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें आप औरत को बिल्कुल दबा देते हैं, उसमें बहुत कुछ बाहर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद 8 केसेस ऐसे हैं जो मतलब ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत स्ट्रांगली ये कह रही हैं कि हम लड़ेंगे,
और हम इस लड़ाई को आखिर तक लेके जाएंगे। अच्छा, ये अपने आप में एक बहुत गैर मामूली और अनयूजुअल बात है कि औरतें सामने आई हैं और उन्होंने ये कहा कि उनके साथ गैंग रेप हुआ है। नहीं, देखिए, औरतें तो आना चाहती हैं। जिस औरत के ऊपर बीतती है वो लड़ना चाहती है इनजस्टिस के ख़िलाफ़। ज़्यादातर एक ही गांव की सारी औरतें बाहर आई हैं। उसकी वजह ये भी है कि उनमें से एक का हस्बैंड बहुत स्ट्रांगली खड़ा है उनके साथ और वो कह रहा है कि कोई भी रोके, हम तो लड़ेंगे इसके ख़िलाफ़। तो जब आदमी भी साथ दें और हस्बैंड्स भी साथ दें तो हिम्मत बढ़ती है औरतों की। ऐसे हालात अगर बने तो औरतें बिल्कुल बाहर निकल के आएंगी। आप मुल्क में एक ऐसा नया कानून भी बनवाने की कोशिश कर रही हैं जिससे कॉमनल राइट्स की रोकथाम में मदद मिलेगी, तो आपको क्यों लगता है कि एक नए कानून की ज़रूरत है और इस नए कानून में ऐसी क्या ख़ास बात होगी जिससे आपको लगता है कि मजहबी फसादात रुक सकते हैं? देखिए, इस कानून में एक ही बड़ी बात है जो हम मांग रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये कि जो उस डिस्ट्रिक्ट का या उस एरिया का इंचार्ज है, अगर उसके अंदर उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर वायलेंस होती है तो उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। अभी तक कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को, पुलिस को या किसी पॉलिटिकल लीडर को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराए। देयर इज़ टोटल इम्प्यूनिटी और वो हमेशा इससे बच के निकल जाते हैं। अगर ये मालूम हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि अगर उसके इलाके में, उसकी डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस हुआ तो उसकी नौकरी जा सकती है या वो जेल जा सकता है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी बड़ा दंगा हो उसको 24 घंटे के अंदर रोक सकता है। उससे ज़्यादा दंगा नहीं चल सकता। अच्छा, तो फिर इस बिल के मंजूर होने में या इस नए कानून के आने में आपके ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट तो खुद ब्यूरोक्रेसी है। जिस तरह हिंदुस्तान में बिल्कुल मासूम मुसलमान बच्चों के ऊपर टेरर का केस लगाए गए और 10-10, 12-12 साल उन्होंने जेल काटी, उसके बाद वो बाहर निकल के आए। जो ऑफिसर जिसने फैब्रिकेट की वो एविडेंस, झूठी एविडेंस, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। और सैकड़ों ऐसे लड़के हैं हिंदुस्तान में, नौजवान मुसलमान, जिनको झूठे केसेस में फंसाया गया। अगर ये हमारे पास कानून हो कि अगर तुमने झूठा केस लगाया और बाद में साबित हुआ कि झूठा था तो तुम जेल जाओगे, तो हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर। समाजी कारकुन शबनम हाशमी, जिनसे नामानिगार सुहेल हलीम ने बात की। और इंडियन सियासत में फ़िरक़ावारियत और मजहबी शिद्दत पसंदी क्या किरदार अदा करती है, आइए देखते हैं कि इस पर हमारे नाजरीन किस तरह की राय का इजहार कर रहे हैं। लाहौर से आरिफ शहजाद लिखते हैं, इंडियन हुकूमत हिंदुओं की ही हिमायत करती है, भारत मुसलमानों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। स्वात से अजमत खान अजमत लिखते हैं, इंडिया के मुसलमानों ने अगर ये फैसला कर लिया है कि वो हिंदुस्तान में खुश हैं तो पाकिस्तानियों को दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं। लाहौर से रेहान रशीद लिखते हैं, बीजेपी इलेक्शन में कामयाबी के लिए हिंदू वोटरों को भड़का रही है और पाकिस्तान और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को हवा दे रही है। और ख़ुद मुजफ्फरनगर से हुज़ैफ़ा अहमद लिखते हैं, इमदादी कैंपों में सिर्फ मुसलमान ही पड़े हैं और हुकूमत इन लोगों की तादाद छुपा रही है। मुतासरीन ने वो जुल्म देखा है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं, पता है bbcurdu.com। ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों, तबसरों और वीडियोज़ के साथ साथ यहाँ देखिएगा जदीद पकवान के बारे में ये पिक्चर गैलरी भी। वेबसाइट पर आपकी राय का सफ़ा भी हाजिर है, जहाँ आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा, बरतानिया में इंसानों की स्मगलिंग और जदीद गुलामी मुसल्लत करने के मुर्तकिब मुल्ज़िमान को उम्र कैद तक की सज़ा दिए जाने के कानून पर गौर हो रहा है। और केन्या में शॉपिंग मॉल पर हमला करने वाले इस्लामी शिद्दत पसंदों के गिरोह में शामिल एक हमलावर की शिनाख्त नॉर्वे के एक सोमाली निजात शहरी के तौर पर हुई है।